कैदी आधा खाना ही खा पाया था कि उसके मन में अचानक एक साहसी विचार आया। उसने देखा कि जेलर का ध्यान इधर नहीं है। चुपचाप उसने अपनी चम्मच जूते के तलवे से रगड़नी शुरू कर दी जब तक कि वह गंदी न हो गई। फिर उसने सहज भाव से पहरेदार को बुलाया और कहा कि उसकी चम्मच गंदी हो गई है, उसे नई चाहिए। पास बैठे साथी ने भी तुरंत इशारा समझ लिया और वही मांग दोहरा दी। दोनों के गंभीर चेहरे देखकर पहरेदार को जरा भी शक नहीं हुआ और उसने नई चम्मच दे दी। लेकिन उसकी यही लापरवाही आगे चलकर इतिहास की सबसे साहसी फरारी की नींव बनने वाली थी। जब वे काउंटर तक पहुंचे, साथी ने जानबूझकर पहरेदार को बातों में उलझा लिया। उधर आदमी ने मौका देकर नई चम्मच उठा ली और किसी को पता भी नहीं चला कि उसने एक नहीं 2 चम्मचें ली हैं। लेकिन सिर्फ एक चम्मच से भागना संभव नहीं था, उसे एक बेहतर औजार बनाना था। अगले दिन उसने 20 मिठाइयों के बदले एक पुराने अनुभवी कैदी से कुछ जरूरी सामान मंगवा लिया। तैयारी पूरी होने पर उसने चम्मच को 2 हिस्सों में तोड़ा, फिर नेल कटर से फाइल निकालकर एक सिक्के को घिसकर बुरादा बनाया। माचिस जलाकर चम्मच के टुकड़ों और फाइल को जोड़ा। आग की गर्मी से सिक्के का बुरादा पिघलकर जोड़ बन गया। कुछ ही देर में उसका औजार तैयार था। अब प्रयोग की बारी थी। उसने साथी को निगरानी पर लगा दिया। अगर पहरेदार आए तो सीटी बजाकर संकेत देना। कोठरी में एक वेंटिलेशन पाइप था। पहले उसने नेल कटर से थोड़ा हिस्सा खोदने की कोशिश की थी, लेकिन वह कारगर नहीं था। नए औजार से काम तेज और आसान हो गया। तभी अचानक पहरेदार निरीक्षण के लिए आ गया। साथी को झपकी लग गई थी। सौभाग्य से एक अन्य कैदी ने जानबूझकर पहरेदार को बातों में उलझा लिया। साथी जागा और सीटी बजाने की कोशिश की, लेकिन उसे सीटी बजानी ही नहीं आती थी। तुरंत उसने मेज से कप उठाकर सलाखों पर बजाया। आवाज सुनकर आदमी सतर्क हो गया। उसने जल्दी से छेद को ढक दिया। पहरेदार ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, शायद वहम है। वह ऊपर ऊपर बातें करता रहा, लेकिन उसका ध्यान नीचे छिपे औजार पर था। अगर वह पकड़ा जाता तो अंजाम भयानक होता। सौभाग्य से पहरेदार को कुछ पता नहीं चला। उसके जाने के बाद उसने साथी को सावधान रहने को कहा और फिर दीवार खोदने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वेंटिलेशन ग्रिल में कुंडियां लगी हैं, जिन्हें निकालना जरूरी है। अगले दिन बढ़ई खाने जाते समय उसने जेब में छिपी मिट्टी रास्ते में गिरा दी। वहीं उसने एक लकड़ी की पतली छड़ भी बना ली, जिससे ग्रिल की कुंडियां निकाली जा सके। लेकिन धातु डिटेक्टर से इसे कैसे बचाया जाए, यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। जांच के समय उसने लकड़ी की छड़ खुद ही निकाल कर दिखा दी और कहा कि यह कपड़े टांगने के लिए है, क्योंकि उसके कपड़े बार बार गिर जाते। पहरेदार को कोई शक नहीं हुआ। मैं धातु डिटेक्टर से क्यों गुजरूंगा? आखिरकार पहरेदार ने लकड़ी की कील जब्त कर ली, लेकिन उसे क्या पता था कि असली कील जूते के तलवे के नीचे छिपी है। पहली वाली तो बस एक छलावा थी। आदमी ने छिपी हुई लकड़ी की कील को कुंडी में फंसाया और पैर के जोर से धक्का दिया। कुछ ही पलों में लोहे की जाली ढीली होकर निकल आई। वह उत्सुकता से सिर बाहर निकालकर देखने लगा। अंदर कई पाइप और सुरंगें थी। उसे लगा इन्हीं के सहारे बाहर का रास्ता मिल सकता है। लेकिन सिर्फ रास्ता मिलना काफी नहीं था, उन्हें और पक्की योजना बनानी थी। पहला सवाल, अचानक होने वाली तलाशी से कैसे बचे? अगर पहरेदारों को वेंटिलेशन पाइप में छेद का पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा, रात की गिनती में कैसे धोखा दिया जाए? चालाक आदमी ने जल्दी ही उपाय सोच लिया। वह रंग और अखबार से वेंटिलेशन ग्रिल का नकली चित्र बनाएगा और उसे असली जगह पर चिपका देगा। जहाँ तक रात की गिनती का सवाल था, वह अखबार से नकली सिर बनाकर बिस्तर पर रख देगा। अंधेरे में पहरेदार असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और बड़ी समस्या थी। जेल एक द्वीप पर बनी थी। भागने के बाद सामने फैले समुद्र को कैसे पार किया जाए? उसने पूछा, तुम कपड़ों की दुकान में काम करते हो ना, मुझे कुछ रेनकोट चाहिए। दूसरा साथी नाई की दुकान में काम करता था, वह बालों का इंतजाम कर सकता था। इस बीच आदमी ने अपनी सुरंग पूरी तरह खोल ली। अब वह बाकी 3 साथियों की मदद करने लगा ताकि वे भी अपनी अपनी वेंटिलेशन ग्रिल खोल सकें। अगले दिन साथी बाल ले आया। चार्ली ने पहरेदार से रंग लेने की अनुमति भी हासिल कर ली। अब सिर्फ अखबार की कमी थी। सौभाग्य से जेल में कैदियों को रोज पढ़ने की अनुमति थी। उसने पुस्तकालय का काम देखने वाले कैदी से अखबार ले लिया। सामान जुटते ही नकली सिर बनाने का काम शुरू हुआ। उसने दीवार से निकली मिट्टी को पानी में भिगोकर सीमेंट जैसा गाढ़ा किया और उसे अखबार पर चढ़ाकर आकार देने लगा। कुछ ही समय में सिर का ढांचा तैयार हो गया। फिर रंग भरने की बारी आई। उसकी बारीक कारीगरी से वह सिर बिल्कुल असली जैसा दिखने लगा, मानो वही खुद लेटा हो। उसने नकली लोहे की जाली भी बना ली और रंग भरकर उसे बिल्कुल असली जैसा बना दिया। एहतियात के तौर पर उसने पहले खुद सुरंग का निरीक्षण करने का निश्चय किया। वेंटिलेशन से घुसकर वह पाई के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। तभी पहरेदार तलाशी के लिए आ गया। चार्ली ने सलाखों पर आवाज कर उसे संकेत दिया। पहरेदार आदमी की कोठरी में आया। बिस्तर पर पड़े नकली सिर को देर तक घूरता रहा, लेकिन उसे कोई शक नहीं हुआ। उधर आदमी पाइपों के सहारे जेल की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गया। वह आगे चढ़ने ही वाला था कि एक लोहे का दरवाजा रास्ता रोकर खड़ा था। वह उछल उछल कर उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी। तभी फिर से पहरेदार गिनती के लिए आ गया। मॉरिस, आज जल्दी सो गया? हाँ, उसे क्या हुआ? लगता है गहरी नींद में है, हिला तक नहीं। जैसे ही पहरेदार झुकर अपनी लाठी उठाने लगा, उसकी नजर अनजाने में बिस्तर पर पड़े सिर पर पड़ी। बाल कुछ अजीब लगे। वह हाथ बढ़ाकर छूने ही वाला था। हाँ, क्या बात है? अगले दिन खाने के समय उसने पिछली रात की सारी बात साथियों को बताई। सबकी तैयारी अच्छी चल रही थी। सिर्फ चार्ली ही था जो अब तक दीवार खोद रहा था। बाकी 2 लोग अपने अपने नकली सिर तैयार कर चुके थे। उसने तय किया कि आज रात वह जॉन के साथ ऊपर फिर से जाकर हालात देखेगा। रात होते ही वे दोनों पाइपों के सहारे ऊपर चढ़ गए। जॉन की मदद से वह लोहे की जाली तक पहुंच गया। ऊपर जाकर उसने देखा कि लोहे का दरवाजा बड़े बड़े धातु के कवर से जकड़ा हुआ है। सिर्फ हाथों से उसे हटाना नामुमकिन था। उन्हें एक ड्रिल मशीन और बिजली की तार चाहिए थी। वहाँ पास ही एक सॉकेट लगा था, लेकिन जेल के भीतर से ऐसी चीजें लाना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि अगर किसी कैदी के पास एक छोटा सा धातु का टुकड़ा भी मिल जाए तो पहरेदार उससे सख्त पूछताछ करते। ड्रिल जैसी चीज तो सोचना भी मुश्किल था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन संगीत कक्षा में उसने देखा कि वहाँ एक छोटा
मोटर रखा है। हालांकि उसके पास ड्रिल बिट और तार नहीं थे। उसने फिर उसी पुराने कैदी से मदद मांगी। इस बार कीमत भारी थी, उससे अपनी आगे की सारी मिठाइयाँ उसी को देनी होंगी। अब सवाल था, मोटर को पहरेदारों की आंखों के सामने से कैसे ले जाया जाए। उसने जो किया वह किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने मोटर को खुलेआम अपने वाद्य यंत्र के केस में रख लिया। साथ ही घबरा गए, अगर पकड़ा गया तो जान से हाथ धोना पड़ सकता था। रुको मॉरिस, मैं केस देखना चाहता हूँ। पहरेदार ने जांच की बात कही तो चार्ली की सांसें थम गई, लेकिन वह आदमी डटा रहा। उसने कहा, वाद्य यंत्र के केस में वाद्य यंत्र ही होता है। पहरेदार निरुत्तर हो गया। आखिरकार वह सफलतापूर्वक सारे औजार अंदर ले आया। ड्रिल जोड़ने के बाद दोनों ने काम शुरू किया। साथियों की मदद से वह फिर लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने पैरों से जाली को जकड़ा और नीचे से जॉन ने उससे लोहे की पाइप थमा दी। उसने पाइप से जाली को ढीला किया ताकि वह दूसरी ओर पहुंचकर काम आगे बढ़ा सके, लेकिन आवाज नीचे खड़े पहरेदार के कानों तक पहुंच गई। दोनों काम में इतने डूबे थे कि खतरे का आभास नहीं हुआ। ड्रिल चलते ही धातु का कवर ढीला होने लगा। तभी पहरेदार ऊपर आया। सौभाग्य से वह समय रहते रुक गया। पहरेदार ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ है और लौट गया। अब लगभग सब तैयार था, बस लाइफ जैकेट और बेड़ा चाहिए था। साथी ने कहा कि मंगलवार तक सब तैयार हो जाएगा। उम्मीद अब सामने दिखाई देने लगी थी, लेकिन चार्ली घबराने लगा। उसे डर था कि पकड़े जाने पर सब खत्म हो जाएगा। उसने उसे समझाया, मुझे भरोसा है, हम निकल जाएंगे। उसी दिन जेल में एक अजीब घटना घटी। वार्डन निरीक्षण के दौरान अपना नेल कटर एक कोठरी में गिरा बैठा। उसने दरवाजा खुलवाकर उसे उठाया। तभी उसकी नजर दीवार पर बनी अपनी तस्वीर पर पड़ी। एक कैदी ने उसका चित्र बनाया था। वार्डन को लगा उसका मजाक उड़ाया गया है। उसने तुरंत कैदी के चित्र बनाने के अधिकार छीन लिए और उसकी सारी पेंटिंग्स जब्त कर ली। मेरे पास बस यही एक चीज बची थी, माफ कीजिए डॉक्टर। वह कैदी टूट गया। उसे एक सड़क दुर्घटना के कारण जेल हुई थी। यह एक सामान्य हादसा था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति की मौत हुई वह पुलिस अधिकारी था, इसलिए उसे 99 साल की सजा सुनाई गई। उसकी उम्र को देखते हुए वह कभी रिहाई का दिन नहीं देख पाएगा। अब उसी जिंदगी का एकमात्र सहारा चित्रकारी भी छीन लिया गया था। उस दिन उसने चुपचाप आदमी की जेब में कुछ रख दिया, फिर पहरेदार से एक कुल्हाड़ी मांगी, यह कहकर कि उसे मेज कुर्सी बनानी है। लेकिन अगले ही पल उसने पहरेदार के सामने अपनी उंगली दी। यह दृश्य देखकर पहरेदार डर के मारे वहीं बैठ गया। आखिरकार उसे जबरदस्ती ले जाया गया। आदमी ने उसकी कटी हुई उंगली समेट कर रख दी। फिर जेब टटोली तो उसमें एक फूल मिला। यह फूल द्वीप के दूसरी ओर से बहकर आया था, आजादी का प्रतीक। डॉटन को विश्वास था कि वह एक दिन जरूर भाग निकलेगा और यह फूल उसे आजादी की याद दिलाता रहेगा। जब वह पहली बार इस जेल में आया था तब उसी ने उसका ख्याल रखा था, लेकिन उसी दिन वार्डन की नजर उस फूल पर पड़ गई। जेल में कैदियों को फूल पौधे उगाने की अनुमति नहीं थी। उसने बेरहमी से फूल को मसलकर फेंक दिया। यह देखकर बूढ़े कैदी को इतना सदमा लगा कि उसे दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। वार्डन ने कहा, कुछ लोगों की किस्मत में कभी आजादी नहीं होती, वे सिर्फ कपड़े पहनकर जिंदा रह सकते हैं। उसकी यह बात और बूढ़े कैदी की मौत आदमी के मन में भागने का निश्चय और मजबूत कर गई। अगले दिन उसने लिटिल ब्लैक से विदा ली। दोनों ने हाथ मिलाया, बिना कुछ कहे सब समझ गए। लेकिन ठीक फरारी से एक दिन पहले वार्डन अचानक तलाशी के लिए आ पहुंचा, मानो उसे शक हो गया हो। उसने बिस्तर की पूरी तलाशी ली पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। फिर उसकी नजर संगीत के बक्से पर गई जिसके पीछे वेंटिलेशन था। उसने बक्से को परखा। आदमी का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर नकली जाली पकड़ी जाती तो सब खत्म। सौभाग्य से नकली जाली इतनी असली लग रही थी कि वार्डन को शक नहीं हुआ। अब उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी थी, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। साथियों ने जरूरी सामान पहले ही तैयार कर रखा था। उन्होंने उसी रात भागने का फैसला किया। पहले से रास्ता देखा हुआ था, इसलिए शुरुआत सुचारू रही। लेकिन निर्णायक क्षण पर चार्ली डर गया और साथ नहीं आया। उसे डर था कि पकड़े जाने पर मौत की सजा मिल सकती है। आदमी कुछ नहीं कह सका। उसके पास अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। रात की गिनती में पहरेदार ने देखा वे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उसे पता नहीं चला कि वह नकली सिर है। उधर चार्ली अकेला रो रहा था। पहरेदार ने बस सिर हिलाया। जेल में ऐसे दृश्य आम थे। दूसरी ओर तीनों लोहे के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। एहतियात के लिए उन्होंने पहले जॉन को ऊपर भेजा। जॉन ने ऊपर पहुंचते ही वेंटिलेशन का ढक्कन हिलाया। आवाज से मीनार पर खड़े पहरेदार का ध्यान गया। उसने सर्च लाइट से नीचे देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखा। उसे लगा शायद कोई जानवर होगा। जैसे ही उसने रोशनी बंद की, जॉन पाइप से बाहर निकल आया और दीवार पर थपकी देकर बाकी दो को संकेत दिया। आदमी ने आवाज सुनी और समझ गया अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने दूसरे साथी को भी ऊपर चढ़ा दिया। फिर लाइफ जैकेट और फुलाने वाला वॉल्व उसे थमा दिया और उसने आगे जॉन तक पहुंचा दिया। अब उसकी बारी थी, लेकिन मोटे साथी का शरीर पाइप के मुहाने पर अटक गया। वह पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींचने लगा। सौभाग्य से आखिरकार वह बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही वह एक कोने में छिप गया जहां सर्च लाइट की रोशनी नहीं पहुंचती थी। दोनों के सुरक्षित होने के बाद आदमी भी तुरंत बाहर आ गया। उधर चार्ली ने आखिर हिम्मत जुटाई और भागने का फैसला किया। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? तीनों ने मौका देकर सामान उठाया और आगे बढ़ गए। सर्च लाइट बार बार घूमती रही, लेकिन उन्हें देख नहीं पाई। धीरे धीरे वे अंधेरे में ओझल हो गए। सुरक्षित जगह पहुंचकर आदमी ने आखिरी बार वेंटिलेशन की ओर देखा। चार्ली कहीं नजर नहीं आया। अब रुकने का समय नहीं था। उन्होंने लाइफ जैकेट पहन ली और नीचे उतरने लगे। ऊपर वाले को लगातार सर्च लाइट से बचना पड़ रहा था। शुरुआत आसान रही। नीचे पहुंचते ही वे जेल की बाहरी दीवार के बाहर थे, लेकिन जॉन के उतरते समय दुर्घटना हुई। उसकी लाइफ जैकेट पाइप में अटक गई। जरा सी आवाज भी खतरा बन सकती थी। सौभाग्य से सब ठीक रहा। तारबंदी पार करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। पहले एक जाएगा, फिर बाकी जैकेट उछाल देंगे। आदमी सबसे पहले चढ़ा। उसकी चाल तेज थी। समय बहुत कम था। उधर चार्ली भी लोहे के दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन अकेले वह ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसे अफसोस हुआ, काश उसने पहले ही हिम्मत ही होती। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। तीनों तारबंदी पार कर जेल की बाहरी सीमा की ओर बढ़े। कुछ ही देर में वे जंगल में थे। सड़क पार करते ही समुद्र तट आ गया। उन्होंने तुरंत फुलाने वाले वॉल्व से बेड़ा फुलाया।
तीनों की मेहनत से वह तैयार हो गया। अब बस लाइफ जैकेट पहनकर इस समुद्री खाड़ी को पार करना था। बर्फीला पानी शरीर में सिहरन भर रहा था, लेकिन आजादी सामने थी। अब डर का कोई मतलब नहीं था। कुछ घंटों बाद सूरज उगने लगा, उम्मीद की तरह। उधर जेल में गिनती शुरू हुई। पहरेदार ने कहा, उठो मॉरिस, आज शिफ्टिंग का दिन है। उठो मॉरिस, 109 खोलो। जब कंबल हटाया गया, नकली सिर सामने था। सीटी की आवाज पूरे जेल में गूंज उठी। लिटिल ब्लैक ने दूर से यह सुना और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। आखिरकार कोई इस जेल से निकल गया था। वार्डन ने आसपास के हर इलाके में खोजबीन करवाई। तीनों का कोई पता नहीं चला। सिर्फ कुछ तस्वीरें मिली जो रेनकोट में लिपटी थीं और एक आजादी का फूल। अधिकारियों ने कहा वे डूब गए होंगे, कोई भी इस खाड़ी को तैरकर पार नहीं कर सका। लेकिन वार्डन जानता था वे सफल हो गए हैं। फिर भी उसने घोषणा करवाई कि तीनों डूब गए, क्योंकि यह जेल के इतिहास में पहली सफल फरारी थी। अगर सच बाहर आता तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। यह एक सच्ची कहानी है। 1 साल के भीतर अल्काट्राज जेल बंद कर दी गई। आज तक उन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। वे कहाँ गए, यह आज भी एक रहस्य है।